दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने सोनोमीटर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को देखा था और साथ ही समझा था कि अगर मेरे पास कोई ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे अननोन है तो उस ट्यूनिंग फोर्क की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसे हमने समझा था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या है हमें पता है। इन केस ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वॉज गिवन एज ns वुड बी इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ t बाय स्मॉल m। यहाँ पर t क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग। और ये जो स्मॉल m है ये क्या दर्शाता था, ये बताता था लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलो यहाँ तक बात होगी। अब हमने पहला लॉ लिया था लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ वो क्या बोल रहा था, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये कब पॉसिबल है, इफ टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी आर केप्ट, दीज आर केप्ट कांस्टेंट। अगर टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी को कांस्टेंट कर ले तो हर बार लेंथ के साथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इन्वर्स होते जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ जाती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम होगी और स्ट्रिंग की लेंथ अगर कम होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दैट वाज योर लॉ ऑफ लेंथ। सेकंड हमने पढ़ा था लॉ ऑफ टेंशन। अब लॉ ऑफ टेंशन क्या कहता है, ये हमें बताता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। कब, अगर लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी को कैसे रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, और थर्ड जो लॉ था वो था लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, इसे ही आप लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी भी कह सकते हैं। और ये था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर लेंथ और टेंशन को क्या रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए। ठीक है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम होगी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाना है तो लीनियर मास डेंसिटी को कम करना पड़ेगा। टेंशन के केस में अगर टेंशन की वैल्यू बढ़ती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेंशन की वैल्यू कम हो जाएगी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है, तो ये तीनों लॉ है। इसके साथ में हमने लॉ ऑफ रेडियस भी समझा था, लेकिन उन सब की यहाँ फिलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हम ये तीनों ही लॉ को क्या करेंगे, सोनोमीटर के साथ वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। अब मुझे क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए स्टेट द लॉ ऑफ लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग अ सोनोमीटर। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई करने वाले हैं। तो कैसे किया जाता है लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। तो यहाँ पर मैं एक सोनोमीटर का स्कीमेटिक ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास वो जो ब्रिजेस थे ना सोनोमीटर के, वो ब्रिजेस है और ये ब्रिज के ऊपर स्ट्रिंग पास हो रही है। जो ब्लू कलर की मैं निकाल के दिखा रहा हूँ ये स्ट्रिंग है जो बाद में पुली से होकर के इस तरीके से नीचे आएगी। यहाँ पर क्या है, मेरी पुली है। ठीक है, सो दिस इज़ माय पुली। और स्ट्रिंग का जो फ्री एंड होता है वहाँ पर क्या अटैच किए जाते हैं, वेट्स, है ना, स्लॉटेड वेट्स। आपको याद होगा ये स्लॉटेड वेट्स। स्लॉटेड वेट्स का जो टोटल मास है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो ये हो गया टोटल वेट अटैच्ड एट द फ्री एंड ऑफ द सोनोमीटर वायर एंड दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखिए कभी मुझे बताना रहा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो इस केस में लेंथ होती है इन बिटवीन द टू ब्रिजेस। तो दिस इज माई लेंथ, ओके, एंड टेंशन हियर। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में लीनियर मास डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगर मेरे पास पूरी ये लेंथ है, इस तरीके से पूरी ये लेंथ है और इस पूरे वायर का भी मुझे मास पता होगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ टोटल वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टोटल वायर। तो यहाँ से लीनियर मास डेंसिटी पता चल जाएगी, जितना हम वेट अटैच कर रहे हैं वहाँ से टेंशन पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर टेंशन पता चल गया। और अगर लेंथ पता करनी है स्ट्रिंग की तो हम इस ब्रिज के बीच के डिस्टेंस को ही लेंथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रोसीजर देखते हैं कि लॉ ऑफ लेंथ को कैसे वेरीफाई करना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना एक पेपर राइडर लेंगे, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा,
और उसे रख लेंगे इस स्ट्रिंग के ऊपर समवेयर इन मिडल बिटवीन टू ब्रिजेस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक ट्यूनिंग फोर्क लूँगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है। मान लीजिए वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है N1 और इस N1 ट्यूनिंग फोर्क वाले फ्रीक्वेंसी को हम स्टक करेंगे रबर पैड पर और फिर उसे वाइब्रेट करवाने के बाद ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को हम लेकर आएंगे नियर टू आवर स्ट्रिंग। जैसे ये स्ट्रिंग के पास आ जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग के जो यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोर्क है उसके जो वाइब्रेशन है वो किस में पास हो जाएंगे, स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में बनना स्टार्ट होगा ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव जो है वो ब्रिज से रिफ्लेक्ट होंगे और बनेंगे स्टेशनरी वेव्स। जब ये स्टेशनरी वेव बनते हैं तो हमें पता है स्टेशनरी वेव में क्या होते हैं, नोड्स एंड एंटी नोड्स। अगर मान लीजिए नोड्स एंड एंटी नोड्स बन गए तो पेपर राइडर का क्या होगा, बिकॉज पेपर राइडर को समवेयर हमने मिडल में रखा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ना फॉल ऑफ हो जाएगा जब एंटी नोड आएगा तब। जब ये एंटी नोड आएगा और पेपर राइडर फॉल ऑफ होगा तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि पेपर राइडर फॉल्स ऑफ व्हेन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होती है इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के केस में और ये जो पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क है इसके बीच में रेजोनेंस रीच हुआ है। रेजोनेंस कब आता है, जब पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या फिर यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाएगी तभी रेजोनेंस आएगा। अब मान के चलिए रेजोनेंस आ गया है, हमारा पेपर राइडर फॉल ऑफ हो चुका है। ये पेपर राइडर फॉल होने के लिए ज़रूरी होगा कि हम जो लेंथ है इन बिटवीन द ब्रिजेस उसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करें, क्योंकि जब पहली बार मैं ट्यूनिंग फोर्क लाऊंगा ना तो कोई भी रैंडम लेंथ पे वो वाइब्रेट नहीं करेगा। आपको क्या करना होता है, ब्रिजेस को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है, उनकी पोजीशन को थोड़ा सा कम ज़्यादा डिस्टेंस पर लेकर आना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर लेंथ पर ही ऐसा होता है कि पेपर राइडर फॉल ऑफ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क मुझे पता है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता है। अब हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की होने वाली है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या रीच हुआ था, रेजोनेंस हुआ था। तो यहाँ पर जो N1 है, N1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग है व्हेन लेंथ इज L1। अगर पहले लेंथ को मैं L1 कहूँ तो L1 के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी ट्यूनिंग फोर्क की वही अब स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है। सो N1 L1 ऐसे दो पर्टिकुलर वैल्यूज़ मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा, एक नया ट्यूनिंग फोर्क लेता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी है N2। ठीक है, एक मान लीजिए ऐसा नया ट्यूनिंग फोर्क लिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। अब फिर से एक बार पेपर राइडर को कहाँ रखूँगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के बीच में रखूँगा और उस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करके नियर टू द स्ट्रिंग लेके आऊँगा। इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट किया और नियर टू स्ट्रिंग लाऊंगा। अब स्ट्रिंग के पास आने पर क्या होगा, यहाँ पे फिर से वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये पेपर राइडर फॉल ऑफ हो जाए अभी। अब पेपर राइडर क्यों फॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क से, और लेंथ जो है वो भी पहले वाले ट्यूनिंग फोर्क की लेंथ थी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ना तो वेट चेंज कर रहे हैं, मतलब टेंशन भी चेंज नहीं कर रहे हैं, और वायर जो है वायर को वही वायर रख रहे हैं जो पहले केस में थी, मतलब लीनियर मास डेंसिटी और टेंशन को हमने कांस्टेंट रखा है। चलिए, तो ब्रिज को हम मूव करेंगे। जैसे ही ब्रिज को मूव करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे ऐसा होता है कि ये पेपर राइडर जो है वो फॉल करेगा। सो वो है लेंथ, मान लीजिए L2, और L2 लेंथ पे अगर पेपर राइडर फॉल हो गया तो मैं कह रहा हूँ फॉर दैट L2 द स्ट्रिंग इज हैविंग रेजोनेंस विथ ट्यूनिंग फोर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी N2। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँगा आई हैव अनदर सेट ऑफ मेजरमेंट विथ मी दैट इज फॉर N2 which is the frequency of new tuning fork that in turns become the natural frequency of the string at length L2। so N2 L2 जो है वो मेरे पास नया सेट ऑफ मेजरमेंट है या फिर नया सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। फिर हम थर्ड टाइम क्या करेंगे, और एक नया ट्यूनिंग फोर्क लेकर आएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी है N3। सो एक नया ट्यूनिंग फोर्क हमने लेकर आया है जिसकी फ्रीक्वेंसी है N3, ये मान लीजिए नया ट्यूनिंग फोर्क है। फिर से एक बार क्या करेंगे, इसको वाइब्रेट करेंगे एंड वी विल कीप इट नियर टू द वायर। जैसे ही वायर के पास रखेंगे तो वायर में भी वाइब्रेशन आना स्टार्ट होगा, लेकिन हो सकता है पेपर राइडर फॉल ना करे। पेपर राइडर फॉल कब होगा, जब रेजोनेंस रीच होगा, और रेजोनेंस आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये जो ब्रिजेस है इनको मूव करना पड़ेगा। जैसे ही ब्रिज मान लीजिए आप मूव करोगे तो एक नई लेंथ मिलेगी मुझे, और एक पर्टिकुलर लेंथ पर ऐसा होगा कि पेपर राइडर फॉल होगा, और लेट से जिस भी लेंथ पर पेपर राइडर फॉल होगा उसे मैं मार्क कर रहा हूँ L3। क्या मार्क कर रहा हूँ,
L3। तो अब मेरे पास कितने सेट ऑफ मेजरमेंट्स है, N1 L1, N2 L2, N3 L3। आप चाहो तो और एक ले सकते हैं, फॉर N4 फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क यू गेट अनदर लेंथ L4। ठीक है। अब इसके दौरान हमने देखा है क्या कांस्टेंट है, टेंशन कांस्टेंट है और लीनियर मास डेंसिटी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, चलो इतना पहुंच गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजरमेंट में मुझे क्या ऑब्जर्वेशन मिलने हैं, तो यहाँ पर देखिए ऐसा होगा, जब आप इसे इस पर्टिकुलर सेट ऑफ मेजरमेंट को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, अगर मैं N1 मल्टीप्लाई बाय L1 करता हूँ तो इसका कुछ तो प्रोडक्ट मिलेगा। ये देखिए मेरे पास पहली फ्रीक्वेंसी थी N1, पहली लेंथ थी L1। अगर N1 L1 का प्रोडक्ट करूँगा तो कुछ तो वैल्यू मिलेगी, N2 L2 का प्रोडक्ट करूँगा तो कुछ वैल्यू मिलेगी, सिमिलरली N3 एंड N4 L4 के लिए भी वही वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, जब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें दिखता है कि N1 L1 का जो प्रोडक्ट है इट कम्स एग्जैक्टली इक्वल टू N2 L2, इट कम्स एग्जैक्टली इक्वल टू N3 L3 एंड N4 L4। तो इस तरीके से n मतलब फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो हर केस में क्या होगा, सेम होगा। तो इससे हम बोल सकते हैं द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, जो क्या बनी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग बनी थी, क्योंकि क्या रीच हुआ था, रेजोनेंस रीच हुआ था बिटवीन द स्ट्रिंग एंड ट्यूनिंग फोर्क। तो मैं लिख सकता हूँ NS, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा अगर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। सो हम इसी को लिख सकते हैं NS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये ना आपको तब भी समझ में आएगा अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क लेते जाओगे ना, यहाँ पे जैसे जैसे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे ना, आपकी लेंथ कम होती जाएगी। अब लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ टेंशन को वेरीफाई करेंगे। उसमें कैसा करेंगे, मान लीजिए मुझे वेरीफाई करना है लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन। ठीक है, लॉ ऑफ टेंशन हमें क्या बताता है, इन केस ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। सो फिर से मैं क्या कर लेता हूँ, वही अपना जो सेटअप है सिंप्लीफाइड डायग्राम वाला, उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरे ब्रिजेस है। ठीक है, इन ब्रिजेस के ऊपर क्या पास हो रही है, स्ट्रिंग पास हो रही है। दिस इज़ माई स्ट्रिंग विच इज़ पासिंग, और हमें पता है पुली से पास करके ये जो स्ट्रिंग है वो नीचे आएगी, और नीचे ना प्रोविज़न होगा किसका, स्लॉटेड वेट्स ऐड करने का। ठीक है, तो इनका जो टोटल मास होगा वो मास होगा m। इसको अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा mg, एंड mg इज इक्वल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर हमें लेंथ मेजर करनी है तो लेंथ होगी इन बिटवीन द टू ब्रिजेस एंड दैट लेंथ इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फिर से मैं क्या कर लूँगा, एक पेपर राइडर लूँगा और उस पेपर राइडर को कहाँ रख दूँगा, इस स्ट्रिंग के बीच में कहीं तो रख दूँगा। ओके, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी हमें वही होगी जो पहले केस में था। क्या था लीनियर मास डेंसिटी, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्योंकि हमें लॉ ऑफ टेंशन को वेरीफाई करना है, तो लॉ ऑफ टेंशन को वेरीफाई करना है तो टेंशन वेरिएबल क्वांटिटी है, तो क्या नहीं बदलेगा यहाँ पर ना, लीनियर मास डेंसिटी नहीं बदलेगी, मतलब वायर सेम रहेगी। और जब हम लेंथ लेंगे वाइब्रेशन के दौरान तो लेंथ भी नहीं बदलेगी, एक पर्टिकुलर लेंथ को हम कांस्टेंट रखेंगे। चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, एक ट्यूनिंग फोर्क लूँगा जिसकी फ्रीक्वेंसी है N1। तो N1 मुझे पता है पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क के लिए। अब इस ट्यूनिंग फोर्क को आप रबर के पैड पर स्टक कर लो और स्टक करके नियर टू इस वायर के पास लेकर आओ। देखिए ट्यूनिंग फोर्क को वायर को टच नहीं करना होता है, बस वायर से थोड़ी सी दूरी पर उसको होल्ड करना होता है। जैसे ही आप होल्ड करोगे क्या हो जाएगा, ट्यूनिंग फोर्स से वाइब्रेशन कहाँ जाएंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग को भी वाइब्रेट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, यहाँ जो लेंथ है ना, इस लेंथ को पहली बार के लिए लेंथ को एडजस्ट कीजिए। तब तक एडजस्ट कीजिए जब तक क्या हो जाएगा, ट्यूनिंग फोर्क फॉल ऑफ ना हो जाए। अब मान लीजिए एट वन पर्टिकुलर लेंथ L
यहाँ से जो पेपर राइडर है वो फॉल ऑफ हो गया। फॉल ऑफ हो गया मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगी थी। जब स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करती है तो हम बोलते हैं कि वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बिकॉज रेजोनेंस हैज रीच्ड। ठीक है, चलो यहाँ तक बात आ गई। तो हम क्या करेंगे, सेट ऑफ मेजरमेंट ले लेते हैं। सेट ऑफ मेजरमेंट क्या है, N1 फ्रीक्वेंसी के लिए आपको जो लेंथ मिली है यहाँ पर बिटवीन टू ब्रिजेस, दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और उसको मैं लिख रहा हूँ L। अब L लेंथ तो मेरे पास है। अब उसके लिए और आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि इस लेंथ पर जब पेपर राइडर फॉल हुआ तब ये टोटल वेट कितना था। मतलब टोटल वेट मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर टेंशन कितना था स्ट्रिंग में। तो उस पर्टिकुलर केस में जब लेंथ L पर और ट्यूनिंग फोर्स फ्रीक्वेंसी N1 पर यहाँ पर पेपर राइडर फॉल हुआ है तो टेंशन की वैल्यू सर्टन वैल्यू होगी, उस वैल्यू को लिखूंगा मैं T1। क्या वैल्यू लिखूंगा, T1। तो मेरे पास पहला जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी L1 और टेंशन की वैल्यू T1। अब सेकंड क्या करना है, सेकंड के केस में यहाँ पर जो लेंथ है ट्यूनिंग लेंथ बिटवीन दिस टू ब्रिजेस दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उसको नहीं बदलना है, वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक नया ट्यूनिंग फोर्क लेकर आएंगे। इस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मान लीजिए N2 है। अब नई ट्यूनिंग फोर्क है, नया ट्यूनिंग फोर्क है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाएगी। N2 फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क लेकर आया हूँ मैं, यहाँ पर लिख लिया N2। अब क्या करना है, उसको वाइब्रेट करके नियर टू स्ट्रिंग लेकर आना है। जैसे ही नियर लाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे। अब वाइब्रेशन इतने चाहिए कि ये पेपर राइडर क्या हो जाए, फॉल ऑफ हो जाए, और उसे फॉल करना है तो रेजोनेंस रीच करना पड़ेगा। अब रेजोनेंस को रीच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो पर्टिकुलर वेट्स है उन वेट्स में थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, वेट ऐड करिए, वेट कम कीजिए, देखिए क्या होता है। अब मुझे पता है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो आपको टेंशन भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आपने अगर नया ट्यूनिंग फोर्क लाया है और उसकी फ्रीक्वेंसी पहले ट्यूनिंग फोर्क से ज़्यादा है तो आपको क्या करने पड़ते हैं, वेट ऐड करने पड़ते हैं। वेट ऐड करेंगे तो टेंशन भी बढ़ेगा। सो मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेंशन के वैल्यू पर जब मैंने वेट ऐड करते गया तो एक पर्टिकुलर टेंशन के वैल्यू पर क्या हुआ है, ट्यूनिंग फोर्क के कारण ये स्ट्रिंग वाइब्रेट हुई है। और जैसे ही ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी बिकॉज ऑफ द स्टेशनरी वेव्स एंटीनोड फॉर्म होंगे, और एंटीनोड फॉर्म होने के कारण क्या हो जाएगा, ये पेपर राइडर फॉल ऑफ हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या क्या नोट करेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी N2 तो है ट्यूनिंग फोर्क की, अब लेंथ वही थी जो पहले थी, और हमारे पास नई वैल्यू है टेंशन की जिसको मैंने क्या लिखा है, T2 लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड टाइम में क्या करूँगा, एक नया ट्यूनिंग फोर्क लेकर आऊँगा जिसकी फ्रीक्वेंसी N3 जो मुझे पता है। लेंथ जो है, लेंथ मुझे चेंज बिल्कुल भी नहीं करनी है, और यहाँ पर रेजोनेंस अगर प्रोड्यूस करना होगा तो किसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे, टेंशन की वैल्यू को चेंज करेंगे। ना तो हमने वायर चेंज की है ना ही लेंथ चेंज की है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी भी सेम रहेगा। चलो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर नए ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करने के बाद में जब स्ट्रिंग के पास लाएंगे तो हमें क्या चेंज करते जाना है, हमें चेंज करते जाना है वेट की वैल्यू, मतलब मास की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर वेट को ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिपेंड करता है कि आप जो नई ट्यूनिंग फोर्क ले रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम। अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है पहले से तो आपको वेट ऐड करते चलने पड़ेंगे। ठीक है, अगर नए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम है तो वेट भी कम करते रहना पड़ेगा। एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया, नए ट्यूनिंग फोर्क के लिए वेट्स ऐड कर लिए या फिर मॉडिफाई कर लिए, और हमें नई टेंशन की वैल्यू मिली है T3। अब हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ है, N3 की वैल्यू है, लेंथ हमने चेंज नहीं की है वो तो उतनी है, और वैल्यू है T3 की। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी कई ट्यूनिंग फोर्क के लिए इन मेजरमेंट्स को ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 3 ही मेजरमेंट तक रुक जाता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, ड्यूरिंग दिस मेजरमेंट हमने देखा है लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। चलिए, तो तीनों जो मेरे पास रीडिंग है इससे मैं एक ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। क्या है वो ऑब्जर्वेशन, अगर मान लीजिए N1 अपॉन अंडर रूट ऑफ T1 इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होगी N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ T2 की वैल्यू इतनी, और यही वैल्यू इक्वल होगी N3 अपॉन अंडर रूट ऑफ T3 की वैल्यू इतनी। ठीक है, अगर ये वैल्यू सब सेम आ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग का स्क्वायर रूट, ये जो होता है ये वैल्यू क्या होती है, एक
कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, अगर मैं उसे ns लिख दूँ तो ns वुड बी इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ टेंशन, एंड दिस रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, एंड दिस इज हाउ वी वेरीफाइड लॉ ऑफ टेंशन इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी को इन केस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैसे वेरीफाई किया जाता है यूजिंग सोनोमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सो माय थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, हमें पता है लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है। अब इसे प्रूव करने के लिए ना जो मेथड आपके टेक्स्ट बुक में दी है उसी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो फिर से हम हमारे बेसिक सेटअप पर जाएंगे। बेसिक सेटअप क्या था, हमारे पास दो ब्रिजेस थे, है ना, और इन ब्रिज के बीच में मैंने क्या रखा है, एक स्ट्रिंग रखी है ऐसी जो पुली से होकर के पास होने वाली है, और यहाँ पर स्लॉटेड वेट सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, वेट ऐड कर सकता हूँ, जिसके कारण टेंशन को मॉडिफाई किया जा सकता है। फिलहाल इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम टेंशन को मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करना होता है यहाँ पर देख लेते हैं। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय लेंथ बिटवीन द टू bridges. What is linear mass density for this setup? Linear mass density is equal to total mass of string divided by total length of the string. ठीक है, चलिए सेटअप हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे पता है। मान लीजिए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है n1, उसको मैं वाइब्रेट करवा के नियर क्या लाऊंगा, इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाने के बाद नियर टू स्ट्रिंग लाऊंगा। स्ट्रिंग पर हम क्या करेंगे, एक पहले से ही पेपर राइडर ला के रख देंगे विच इज़ समवेयर इन मिडल ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेंशन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास लीनियर मास डेंसिटी भी अवेलेबल है, और हमारे पास स्ट्रिंग भी अवेलेबल है। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है यहाँ पर, उस स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी को पहले केस में मैं लिख रहा हूँ m1, मतलब अभी जो फिलहाल स्ट्रिंग अवेलेबल है ना ये वाली, सो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी को मैं m1 कह रहा हूँ। चलो, अब क्या किया मैंने, ट्यूनिंग फोर्क को लाया विथ नोन फ्रीक्वेंसी n1, इसको वाइब्रेट करा कर कहाँ पे रख रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ नियर द स्ट्रिंग। जैसे ही स्ट्रिंग के पास रखूँगा और लेंथ को थोड़ा सा वेरी करूँगा तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो जाएगी। स्टेशनरी वेव जैसे ही फॉर्म होगी तो एंटी नोड के पोजीशन पर पेपर राइडर क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। तो मुझे पता है फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में अगर n1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, सो फॉर दैट मैटर L1 वुड बी द रिस्पेक्टिव लेंथ बिटवीन द टू ब्रिजेस, और द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बोल दीजिए आप। ठीक है, इस केस में क्या है, मेरी जो लीनियर मास डेंसिटी थी वो थी m1 और टेंशन की वैल्यू है t। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है। अब रिपीट करते समय हम क्या करेंगे, देखिए ये जो पुरानी वाली वायर थी, ठीक है, इस वायर को हम हटा लेंगे। जैसे ही इस वायर को हटाएंगे तो उसकी जगह दूसरी वायर लेकर आनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी वायर लेकर आएंगे। तो मान लीजिए मैं एक दूसरी वायर इस पहली वायर की जगह ले रहा हूँ। सो दिस इज़ माय सेकंड वायर। अब सेकंड वायर में भी जो टेंशन की वैल्यू है वो पहले वायर की जितनी ही फिक्स रखेंगे, लेकिन सेकंड वायर की जो लीनियर मास डेंसिटी होगी वो होगी m2 विच इज़ लेंथ मास ऑफ सेकंड वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सेकंड वायर। पहले केस में मास ऑफ फर्स्ट वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर हम रख सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास सेकंड वायर है जिसकी फ्रीक्वेंसी है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी है स्मॉल m2। ओके, चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लेके आते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए है n2। ठीक है, अब n2 फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोर्क को हम नियर लाएंगे इस नए वायर के पास। नए वायर जो इन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट या फिर टू ब्रिजेस के बीच में जिसकी लेंथ है। ठीक है, फिर से पेपर राइडर जैसे पोजीशन में मिडल में रखा था वैसे ही रखना है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर टेंशन सेम रखते हुए लेंथ को वेरी करना है। देखिए यहाँ
बाय रूल क्या होना चाहिए, लेंथ सेम होना चाहिए था, क्योंकि हमने पढ़ा है NS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी, जहाँ पर लेंथ और टेंशन क्या होते हैं, कांस्टेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें करना है टेंशन को बस कांस्टेंट रखना है, लीनियर मास डेंसिटी तो हमने चेंज की है, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं, लेंथ भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं। जब लेंथ चेंज करेंगे तो एक पर्टिकुलर लेंथ पर N2 फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोर्क के लिए क्या रीच हो जाएगा, रेजोनेंस रीच हो जाएगा, जहां पर ये जो पर्टिकुलर पेपर राइडर है दैट विल बी फॉल ऑफ। अब जब पेपर राइडर फॉल करेगा ना, तो उसके मेजरमेंट में लिख रहा हूँ N2 फॉर N2 फ्रीक्वेंसी माई लेंथ इज L2 एंड आई नो फॉर दैट L2 लीनियर मास डेंसिटी इज M2, ओके, एंड टेंशन रिमेन्स द सेम। ये भी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे आगे हमें कैलकुलेशन करके देखने हैं हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उससे। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 मेजरमेंट लिए हैं, चाहो तो आप एक थर्ड वायर ऐड कर सकते हो। थर्ड वायर के लिए फ्रीक्वेंसी होगी N3, एक नया ट्यूनिंग फोर्क, उसके लिए जो लेंथ आएगी वो आएगी L3, उसकी लीनियर मास डेंसिटी होगी M3 और टेंशन को हम सेम रखेंगे। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन क्या करना है उसे समझते हैं। हम जानते हैं कि फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रिंग की, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये रूल हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते समय ये जो फर्स्ट सेट ऑफ मेजरमेंट है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ले रहा हूँ, किसका, L1 और अंडर रूट ऑफ M1 का। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट ले लिया, मान लीजिए इसकी कोई तो वैल्यू आएगी x। अब सेकंड सेट ऑफ मेजरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, N2 L2 M2 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से और एक प्रोडक्ट लूँगा, किसका, L2 अंडर रूट ऑफ M2 दैट इज़ लीनियर मास डेंसिटी, और इसका जो वैल्यू आएगा वो भी x ही होगा। इस तरीके से L3 अंडर रूट ऑफ M3, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, x वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हमने किया है, इससे हम क्या बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ L1 अंडर रूट ऑफ M1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ L2 अंडर रूट ऑफ M2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ L3 अंडर रूट ऑफ M3। इसका मतलब है L अंडर रूट ऑफ M, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमें पता है N जो है, यहाँ पर देखिए, विच इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, और L के प्रोडक्ट में अगर अंडर रूट M है और वो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, तो एज N is inversely proportional to L, तो similarly N should be inversely proportional to अंडर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। आपको बात समझ में आ रही है क्या, देखिए N is inversely proportional to 1 by L, और L और अंडर रूट M का जो प्रोडक्ट है वो अगर कांस्टेंट है, तो बाय दिस लॉ, कौन सा लॉ, N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, हम ये भी बोल सकते हैं कि N शुड ऑल्सो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ M, बिकॉज L और M का जो लीनियर प्रोडक्ट है वही क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इस हिसाब से ये हुआ, एज N इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, देयरफॉर N is also inversely proportional to square root of linear mass density, and this is how you verify third law, that is law of linear mass density using sonometer। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर जो थेरोटिकल पार्ट है या फिर जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है वो आपको समझ में आया हो। अब हम आगे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सो न्यूमेरिकल्स में हम स्ट्रिंग और लॉज ऑफ स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक सॉल्व्ड एग्जांपल से। क्या दिया है हमें, एग्जांपल नंबर 6.9, यहाँ पूछा है अ सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच बाय कीपिंग द वेट इक्विवेलेंट ऑफ 3.5 kg, मतलब मास दिया है किसका, जो स्ट्रिंग को अटैच करेंगे सोनोमीटर के केस में, तो वहाँ से हम टेंशन पता कर सकते हैं। और बोला है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ 125 हर्ट्ज। चलो देख लेते हैं। सो एज पर गिवन डेटा, वायर की लेंथ दी है L इज़ 50 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर, एंड वेट दिया है आपको 3.5 kg, तो वहाँ से हम टेंशन पता करते हैं। टेंशन क्या होता है, m इंटू जी, दैट इज़ मास ऑफ दैट लोड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दिस इज़ 3.5 इंटू 9.81 न्यूटन। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है, सो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन एज 125 हर्ट्ज, और हमें पूछा है डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर। लीनियर डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी, सो लीनियर मास डेंसिटी को मैं यहाँ पर स्मॉल m लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी नो, हमारे पास फॉर्मूला है
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय लीनियर मास डेंसिटी स्मॉल m. सो NS इज गिवन दैट इज 125 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ कितना दिया है 0.5 अंडर रूट ऑफ T की वैल्यू क्या है 3.5 इंटू 9.81 एंड डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी m, जिसे हमें क्या करना है फाइंड करना है कि नहीं. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे. कैसे करेंगे, हमें लीनियर मास डेंसिटी को सॉल्व करना है. तो लीनियर मास डेंसिटी को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं ताकि लीनियर मास डेंसिटी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए. सो अगर मैं कहूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अभी देखिए 2.05 है. इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता पहले ही, यहाँ पर देखिए 2.05 है, 0.5 है, इसको मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर लेता तो ये क्या बन जाता 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा. ठीक है. सो मैं यहाँ पर सिंपली 1 लिख रहा हूँ. फिर क्या बचता है मेरे पास 3.5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी m, और इसका भी मैंने कर लिया स्क्वायर. तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो क्या बचा है 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी. सो लीनियर मास डेंसिटी इज गिवन बाय 3.5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 125. अगर हम इसे सॉल्व करें तो डायरेक्टली आप आंसर अपने एंड पर कैलकुलेट कीजिए. तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ. यह आंसर आ जाएगा 0.00217 kg पर मीटर. लीनियर मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट लेंथ, सो kg पर मीटर. अब आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 2.197 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर. ठीक है. सो दिस इज़ माय लीनियर मास डेंसिटी. चलेगा, आगे बढ़ते हैं. अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 23rd नंबर का क्वेश्चन, वही सिमिलर क्वेश्चन है. यहाँ पर भी क्या बोला है, एक सोनोमीटर वायर दी है हमारे पास जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर एंड इट इज स्ट्रेच बाय वेट से स्ट्रेच किया है 5 kg से. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर दिया है 100 हर्ट्ज और पूछा है लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, वही सिमिलर लाइन पे. तो गिवन डेटा लिख लेते हैं. लेंथ इज 0.5 मीटर, स्ट्रेच बाय वेट, तो टेंशन निकाल सकते हैं. टेंशन वुड बी 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.81 एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 100 हर्ट्ज. सो वी नीड टू फाइंड लीनियर मास डेंसिटी m. फॉर्मूला है हमारे पास NS इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय m. NS की वैल्यू दी है 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 अंडर रूट ऑफ T इज़ 5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी m. अब मैं क्या कर रहा हूँ 0.5 इंटू 2 कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा 1. सो 100 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी. दोनों तरफ स्क्वायर करो. 100 इंटू 100 दैट इज 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी m. सो m इज इक्वल टू 5 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100. ठीक है. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0049. ठीक है, kg पर मीटर. अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 4.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 wires of same material and same cross section are stretched on a sonometer in succession. Length of one wire is 60 centimeter and that of other is 30 centimeter. देखो सोनोमीटर पर 2 बार वायर को लगाया गया है. पहली जो वायर है वो कितना है L1 लिख रहा हूँ मैं, जिसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, और जो दूसरी वायर है उसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर दैट इज 0.3 मीटर. और बोला है आगे क्या बोला है देखिए, एन अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर. अब ये जो फर्स्ट वायर है उस पर कोई अननोन लोड लगाया है, तो अननोन लोड से बनेगा अननोन टेंशन T1. ठीक है. सो T1 हमें फ़िलहाल पता नहीं है. और
अच्छा, लोड जब बोलते हैं ना तो लोड का मतलब होता है आपको मास निकालना है। फिलहाल मैं मास के बजाय यहाँ पर टेंशन को कंसिडर कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर इज लोडेड विथ 1.5 kg। मतलब अगर सेकंड वायर की बात करूँ तो T2 कितना होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, दैट इज 1.5 इंटू 9.81। ठीक है, दिस इज न्यूटन, ये न्यूटन में होगा। फिर क्या पूछा है, फिर बोला है इफ बोथ द वायर्स वाइब्रेट विथ सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट द अननोन लोड। अगर पहले वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर है NS1 और दूसरे वायर की है NS2, तो NS1 इज गिवन एज इक्वल टू NS2। और हमें पूछा है कि फिर जो पहला वायर है उसमें हमने कितना लोड अटैच किया है। तो अगर हम T1 निकाल लें तो T1 से फिर मास भी पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको अलग रख रहा हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप से शुरुआत करेंगे। सो हमें पता है NS1 दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वायर विच इज द गिवन कंडीशन, बोथ द वायर्स वाइब्रेट विथ सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ वायर में फॉर्मूला क्या होता है, 1/2L अंडर रूट ऑफ T/M। तो अगर पहला वायर है तो मैं सफिक्स यूज़ कर रहा हूँ 1, और दूसरा वायर होगा तो सफिक्स यूज़ कर रहा हूँ 1/2 ऑफ L2 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन लीनियर मास डेंसिटी 2। अब होता क्या है, यहाँ पर बोला है टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन। अगर सेम मटेरियल है और सेम क्रॉस सेक्शन है तो उस केस में लीनियर मास डेंसिटी जो है वो भी सेम होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी M1 फॉर फर्स्ट वायर इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी M2 फॉर सेकंड वायर। दिस कंडीशन इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप देखो इस पर्टिकुलर केस में तो कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल हो जाती है। कौन सी चीज़ें कैंसिल होती है, टू कैंसिल हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी इन वायर 1 लीनियर मास डेंसिटी इन वायर 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाई L2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अननोन लोड, मतलब हमें T1 निकालना है। तो T1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ T1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। हमने क्या किया, यहाँ पर जो L1 था इसको इस साइड लेकर गए, तो L1 अपॉन L2 हो गया अंडर रूट ऑफ T2। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए तो क्या बचेगा, T1 इज इक्वल टू L1 स्क्वेयर अपॉन L2 स्क्वेयर इंटू T2। ठीक है, चलिए सो T1 इज इक्वल टू L1 कितना दिया था, यहाँ पर देखिए L1 इज 60 सेंटीमीटर दैट इज 0.6 मीटर्स। सो 0.6 इंटू 0.6, क्योंकि वो स्क्वायर है, वैसे ही L2 है 0.3, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 0.3 इंटू 0.3 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है, T2 इज़ 1.5 इंटू 9.81, सो 1.5 इंटू 9.81। ठीक है, इसे मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए सो अब T1 को कैलकुलेट करेंगे। मुझे पता है 0.3 इंटू 2 इज़ 0.6, अगेन 0.3 इंटू 2 इज़ 0.6। तो यहाँ पर हो गया न्यूमरेटर में 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1.5 इंटू 9.81 न्यूटन। यहाँ से मुझे पता चला है 4 इंटू 1.5 कितना होगा, ये हो गया 6। सो 6 इंटू 9.81 न्यूटन। ये क्या है, टेंशन इन फर्स्ट रिंग। अगर मुझे लोड निकालना है मतलब मास निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मास निकालने के लिए मास या फिर लोड, मैं यहाँ पर लोड वर्ड यूज़ करता हूँ। सो लोड ऑन स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय 9.81। सो ये आंसर आ जाएगा आपका 6 kg। ठीक है, योर आंसर वुड बी 6 kg। ठीक है, चलेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है अभी 14th नंबर का, इट इज़ सेम एज दैट ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल 6.10। ठीक है, यहाँ पर भी ना क्या बोला है देख लेते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल है सेम क्रॉस सेक्शन है तो लीनियर मास डेंसिटी सेम होगा, मतलब लीनियर मास डेंसिटी इन 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अलग से लिख लेता हूँ, linear mass density M1 in first wire is equal to linear mass density M2 in second wire। then बोला है one wire is loaded with 1.5 kg। देखिए one wire is loaded with 1.5 kg and another is loaded with 6 kg।
तो अगर मैं टेंशन की बात करूँ तो T1 जो है पहला कितना दिया है 1.5 इंटू 9.81 एंड T2 इज़ गिवन एज 6 इंटू 6 के जी दिया है, तो 6 इंटू 9.81 दोनों टेंशन होंगे न्यूटन में। फिर क्या बोला है आगे, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम दैट ऑफ द सेकंड वायर। दोनों वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, तो कैलकुलेट द वाइब्रेटिंग लेंथ। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, वायर की वाइब्रेटिंग लेंथ को पता करना है। सो फिर से एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं। टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शनल लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर। वन वायर इज लोडेड with 1.5 kg, another is with 6 kg. The vibrating length of first wire is 60 सेंटीमीटर। पहले वायर की वाइब्रेटिंग लेंथ दे दी है 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर। और बाद में हमें पूछा है इफ़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज सेम इन बोथ द वायर, कैलकुलेट द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर। मतलब हमें यहाँ पे L2 निकालना है। देखिए NS1 इज इक्वल टू NS2 अगर हम लिखते हैं विच इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन बोथ द वायर्स विच आर इक्वल टू ईच अदर, देन 1/2 टाइम्स ऑफ L1 इंटू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन लीनियर मास डेंसिटी M1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ L2 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन लीनियर मास डेंसिटी M2। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार क्या कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी M1 लीनियर मास डेंसिटी M2 कैंसिल हो जाएगा। सो फिर से पहले की तरह एक रेशियो निकल के इधर आता है, अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन L1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन L2। अब हमें क्या फाइंड करना है, L2 फाइंड करना है। तो L2 फाइंड करने के लिए इक्वेशन को लिखते हैं L2 इज इक्वल टू L1 अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, L2 इधर आ गया, सो L1 इधर जाएगा, फिर T1 नीचे आएगा। क्या बचता है मेरे पास, L2 इज इक्वल टू L1। अब अच्छा L1 की लेंथ दी है हमें, कितनी दी है, L1 दी है 0.6 मीटर, तो लिख लीजिए 0.6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ T2 कितना दिया है 6.6 इंटू 9.81, है ना। T1 कितना दिया है 1.5 इंटू 9.81, 9.81 वैसे भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है 0.6 इंटू अंडर रूट ऑफ 6 अपॉन 1.5। अब 1.5 इंटू 4 इज 6, तो क्या हुआ 0.6 इंटू अंडर रूट ऑफ 4। जब भी अंडर रूट ऑफ 4 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2, सो 0.6 इंटू 2 एंड इट कम्स अराउंड टू बी 1.2 मीटर। सो लेंथ कितना है सेकंड वायर का 1.2 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बोला है अ वायर हैज़ लीनियर डेंसिटी 4.0 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। तो एक पर्टिकुलर वायर है, उस वायर की लीनियर डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी दिया है 4 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। इट इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट विद अ टेंशन ऑफ 360 न्यूटन। तो टेंशन दिया है 360 न्यूटन। बाद में बोला है द वायर रेजोनेट्स एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्स, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है विच इज़ 420 हर्ट्स। अच्छा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं बोला है, यहाँ पर क्या बोला है, सिंपली द वायर रेजोनेट्स एट फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्स एंड 490 हर्ट्स, मतलब दो ऐसी फ्रीक्वेंसी दी है। सो मैं इसको बोल रहा हूँ, मान लीजिए N1 विच इज़ गिवन एज 420 हर्ट्स, और फिर नेक्स्ट जो है सक्सेसिव मोड में बोला है कि नेक्स्ट जो है वो N2 हो जाएगा, फिर उसका 490 हर्ट्स। ठीक है, अब हमें पता नहीं अगर ये पहला मान लीजिए 10वें नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी, 10वां हार्मोनिक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा 11वां हार्मोनिक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि सक्सेशन में बोला है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो पहली फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये वाली, ये कोई एक पर्टिकुलर हार्मोनिक्स होगा और उसका नेक्स्ट हार्मोनिक्स क्या है 490 हर्ट्स वाला सेकंड हार्मोनिक्स है, उसके बाद वाला आने वाला हार्मोनिक्स। तो मैं लिख रहा हूँ अगर ये NH है, H नंबर का हार्मोनिक्स, तो ये क्या हो जाएगा NH+1, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में सक्सेसिव जो हार्मोनिक्स होते हैं वो एक के बाद एक आते हैं। 10 आया तो फिर 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक का डेटा दिया है और हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लेंथ पता करनी है, तो कैसे करेंगे देखिए। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहली जो फ्रीक्वेंसी दी है जिस पर वायर रेजोनेट्स, जो स्ट्रिंग रेजोनेट हो रहा है उसको लिख लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ NH, दैट इज H नंबर की हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी वुड बी इक्वल टू H टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है 1/2 टाइम्स ऑफ L अंडर रूट ऑफ T/M, है कि नहीं। चलो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो
NH प्लस वन के लिए क्या हो जाएगा, NH प्लस वन दिस वुड बी इक्वल टू H प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर का फॉर्मूला फिर क्या होगा, 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय लीनियर मास डेंसिटी। चलो अब मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, इसे इक्वेशन 2 बोलता हूँ। ठीक है, दोनों ही जो वायर्स है उसमें टेंशन सेम है और दोनों वायर सॉरी अब यहाँ पर जो वायर है वो सेम वायर है और वायर में टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर लीजिए आप इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाता है, NH इज इक्वल टू H टाइम्स ऑफ 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय M एंड NH प्लस वन इज इक्वल टू H प्लस वन इंटू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय M। ठीक है, चलो अब देखिए कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लीजिए, 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई M, 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाई M वैसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा, NH अपॉन NH प्लस वन दैट इज नेक्स्ट हार्मोनिक्स इज इक्वल टू H अपॉन H प्लस वन। हम क्या करेंगे, NH की वैल्यू दी है हमें 420 और NH प्लस की वैल्यू है 490, सो दिस वुड बी H अपॉन H प्लस वन, 0 0 कैंसल। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो क्या मिल जाएगा मुझे, 42 इंटू एच प्लस वन इज इक्वल टू 49H। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या बच जाएगा, 42H प्लस 42 इज इक्वल टू 49H। देयर फोर 42 इज इक्वल टू 49H माइनस 42H होगा, क्योंकि ये जो 42H है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ की जाएगा। तो बचता है 42 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ H, देयरफॉर H इज इक्वल टू 6। मतलब ये कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है, 6 नंबर का हार्मोनिक्स है अगर मैं NH की बात करूँ तो। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। सो अगर H इज इक्वल टू 6 है तो NH की वैल्यू है 420 और NH की वैल्यू अगर 420 हुई तो हम लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय M। ठीक है, 6 नंबर का हार्मोनिक्स इज 6 मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 7, तो ये हो गया 70। नाउ हमें L निकालना है, तो अननोन वैल्यू L ही है, तो L इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2 इंटू 70 इंटू अंडर रूट T। अब टेंशन की वैल्यू कितनी दी थी, 360 न्यूटन, और लीनियर मास डेंसिटी कितना दिया है, देखिए 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर -3। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। L इज इक्वल टू 1/2 इंटू 70 इंटू ये 360 है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 90। ठीक है, एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। इसको और मैं अच्छे से सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू L इज इक्वल टू 1/2 इंटू 70 अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर 4। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा, L इज इक्वल टू 1/2 इंटू 70 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 4। अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो वो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऊपर है 300 एंड नीचे है 140, तो यहाँ से फिर क्या कैंसिल हो गया 0, तो फिर बचा है 30/14 और 30/14 को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2.1428 और लेंथ है मीटर, सो 2.1428 मीटर, दिस इज द लेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विद द फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। मान लीजिए मेरे पास ना ऐसी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसका एक एंड फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड को हम मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन। तो यहाँ पर ना फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 15 हर्ट्ज। आगे क्या बोला है, ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप गेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव विच प्रोड्यूसेस स्टेशनरी वेव, रिमेंबर दैट मूविंग एंड इज एन एंटी नोड। अगर मूविंग एंड एंटी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है और बोला है कि स्ट्रिंग के अंदर कितने लूप बन रहे हैं, कंप्लीट 4 लूप बन रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं डायग्राम निकालना चाहूँ तो दिस इज फर्स्ट लूप, सेकंड लूप, थर्ड लूप,
फोर्थ लूप एंड दिस वुड बी माई हाफ लूप। ठीक है, सो इस तरीके से ये डायग्राम बनेगी, क्योंकि बोला है जो एंड ओपन है वहाँ पर क्या बनने वाला है, एंटी नोड बनने वाला है। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। देखिए प्रोग्रेसिव वेव के स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। v निकालना है, n की वैल्यू दी है विच इज़ माई फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्स, तो यहाँ पे हो गया 15। लेकिन क्या लैम्बडा पता है, लैम्बडा नहीं पता, लेकिन हमें ना लेंथ पता है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी है, 1 मीटर दी है, तो हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू 1 मीटर। और दूसरा बोला है कि यहाँ पर टोटल जो लेंथ है वहाँ पर कितने लूप बन रहे हैं, देख लीजिए 1 2 3 4, 4 एंड हाफ लूप बन रहे हैं। तो 4 एंड हाफ लूप में अगर मैं लैम्बडा से उसको रिलेट करने की कोशिश करूँ तो 2 लूप बराबर होता है 1 लैम्बडा। सो 2 लूप का अगर 1 लैम्बडा हो जाएगा तो 4 लूप का मिलकर 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा है। और फिर अगेन एक हाफ लूप है, हाफ लूप मतलब लैम्बडा बाय 4 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4। सो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू 1। सो इट कम्स अराउंड 9 लैम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर लैम्बडा की क्या वैल्यू होगी, लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा इज इक्वल टू 4/9 मीटर। ठीक है, चलिए अब इस लैम्बडा की वैल्यू को हम ऊपर के इक्वेशन में रखेंगे। सो v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, 15 लैम्बडा की वैल्यू है 4/9, सो 60/9 एंड 60/9 का आंसर कितना होगा, 60/9 का आंसर होगा 6.666 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज़ माय फाइनल आंसर, दिस इज़ माय फाइनल आंसर। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं। 20th नंबर का जो आपका एक्सरसाइज है उसमें क्या बोला है, अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्स। तो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है वायलिन स्ट्रिंग की, सो मैं उसे लिख रहा हूँ NS इज इक्वल टू 440 हर्ट्स। ठीक है, बाद में क्या बोला है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन। तो स्ट्रिंग के केस में फर्स्ट ओवरटोन कौन सा होता है, सेकंड हार्मोनिक्स होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे याद रखिए, हार्मोनिक्स इज इक्वल टू P+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। P क्या होता है, ओवरटोन का नंबर, P क्या है, ओवरटोन। तो हमें पूछा है कि भैया फर्स्ट एंड सेकंड ओवरटोन के समय फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, अगर मुझे वो हार्मोनिक्स पता है तो हार्मोनिक्स से मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की सहायता से उस पर्टिकुलर ओवरटोन के लिए क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी उसे पता कर सकता हूँ। तो चलिए पता करते हैं। H इज इक्वल टू P की वैल्यू फर्स्ट टाइम लेंगे हम 1 + 1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 1 + 1 इज 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 440 हर्ट्स, दैट इज 880 हर्ट्स। सो हमारा सेकंड हार्मोनिक्स जो है, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 880 हर्ट्स। ठीक है, यहाँ से पता चला ना सेकंड हार्मोनिक्स से। चलो नेक्स्ट करते हैं। H इज इक्वल टू P+1 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर P की वैल्यू कितनी लेंगे, 2, क्योंकि सेकंड ओवरटोन बोला है। चलिए रखिए, 2 + 1 इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर थर्ड हार्मोनिक्स। सो N3 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3 इंटू 440 हर्ट्स। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 0 2 3, सो 1320 हर्ट्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर सेकंड ओवरटोन। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज और जो सॉल्व क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्सरसाइज में देखिए क्या बोला है, 24th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोला है द स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक ऐसे मान लीजिए स्ट्रिंग है गिटार की जो है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट इज़ 0.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, फिर बोला है हैज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्स, और इसके लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 112 हर्ट्स। इफ़ द गिटारिस्ट विशेष टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्स, अगर उस गिटारिस्ट को 160 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी बनाना है, सो उसने पूछा है वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग। मतलब इस पर्टिकुलर, यहाँ पर जो पर्टिकुलर लेंथ है ना, ये लेंथ यहाँ पर वो कहाँ पर पुश करे ताकि लेंथ
इतनी बचे जिसके सहारे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए वायर की 160 हर्ट्ज। तो मतलब हमें क्या है ना, न्यू लेंथ निकालनी है वायर की। न्यू लेंथ कितनी, मान लीजिए ये है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। सो टोटल लेंथ 0.8 मीटर है। अगर न्यू लेंथ आ गई मान लीजिए 0.5 मीटर, कितनी आ गई 0.5 मीटर, तो उसे कहाँ पुश करना पड़ेगा, एक एंड से 0.5 मीटर पर उस गिटार की जो वायर होती है उसको टच करना पड़ेगा। तो यही हमें पूछा है। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे 0.5 जस्ट फॉर एन एग्जांपल लिया था। हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके देखते हैं। सो चलिए, हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1/2 L अंडर रूट ऑफ T बाय M, दैट इज टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। अब स्ट्रिंग तो सेम है, तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम होगा, लीनियर मास डेंसिटी भी सेम है। क्योंकि गिटार में क्या होता है, गिटार में आप एक बार टेंशन फिक्स कर लो तो बार बार उसे बदलते नहीं हो, तो उस पर्टिकुलर वायर के लिए टेंशन भी फिक्स होगा और वायर सेम होने के कारण लीनियर मास डेंसिटी भी सेम है। सो पहली जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज़ गिवन एज 112 हर्ट्ज वेन लेंथ इज गिवन एज 0.8। चलिए रखिए इसमें। सो 102 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.8, दिस इज अगेन मल्टीप्लाइड बाय टी बाय एम। तो यहाँ पर अंडर रूट टी बाय एम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। कितनी मिलेगी अंडर रूट ऑफ टी बाय एम की वैल्यू, 112 इंटू 1.6। कैसे आया 1.6, यहाँ पर हमने 2 इंटू 0.8 को मल्टीप्लाई किया और वो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर गए। सो 112 इंटू 1.6 इज इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम। अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है कि नई लेंथ फाइंड कीजिए जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 160 हर्ट्ज को। चलिए इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, एन एस दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2 ऑफ एल अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। यहाँ पर ना मैं एल को L2 लिखता हूँ, नेक्स्ट लेंथ। चलिए L2 कैसे फाइंड होगा, L2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ NS लिख लेते हैं। NS कैसे आया, यहाँ से NS नीचे गया, L2 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है। सो अंडर रूट ऑफ टी बाय एम, चलो लिख लो 1/2 इंटू NS की वैल्यू कितनी है 160 हर्ट्ज। यही तो बोला है ना, सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 160। सो 2 इंटू 160 अंडर रूट ऑफ टी बाई एम की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है 100 यहाँ पर देखिए 112 मल्टीप्लाई बाय 1.6। सो दिस इज 112 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, L2 इज इक्वल टू 112 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 160। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, सो दिस इज 0.56 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन करना है तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे वीडियो वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड द आंसर। तो यहाँ पर हमने सोनोमीटर, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट और लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से रिलेटेड जो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम थे उनको लिया है। ठीक है, आप इसे अपने एंड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।